Hello students. So this lecture is about the effect of induction motor on system power factor. तो अब कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं. अभी मैं आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगी और उसके बाद आपको मटेरियल दूंगी जो आपको लिखना है. तो सबसे पहले इंडक्टेंस की बात करते हैं जो L होता है. ठीक है. तो जो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिस भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, हम बोलते हैं वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है. उसमें एक फ्लक्स बनती है. ठीक है. एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स. तो इसी प्रॉपर्टी को हम इंडक्टेंस से भी लिंक कर सकते हैं. ठीक है. अब इंडक्टेंस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है. ठीक है. इंड्यूस होना. ठीक है. तो इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस आपको ये तो पता ही होगा कि इंडक्टेंस क्या करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है. ठीक है. इट अपोजेस द चेंज इन करंट. बट तो चेंज इन करंट को अपोज करता है, यही आपका हम फैराडेज लॉ से भी लिंक कर सकते हैं. जो फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जब भी फ्लक्स चेंज करता है किसी भी कंडक्टर में, जब चेंजिंग फ्लक्स लिंक करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होती है उस कंडक्टर में. ठीक है. और वो कैसे होती है कि वो अपने कॉज को अपोज करती है, इस तरह से होती है. ठीक है. जिसको हम लेंज़ेस लॉ भी कहते हैं कि जो इफेक्ट है इट अपोजेस द कॉज. ठीक है. तो अगर मान लो वोल्टेज क्यों प्रोड्यूस होती है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रही है, तो जो वोल्टेज उसमें प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन किस तरह से होती है कि वो अपने चेंज को अपोज करती है. ठीक है. तो वही चीज़ इंडक्टेंस भी वही है, वो भी अपने थ्रू करंट के चेंज होने को अपोज कर रहा है, क्योंकि करंट जब चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो रही है. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं सारी चीज़ें. ठीक है. अभी तक हमें पता ही नहीं होता है कि इंडक्टेंस क्या चीज़ है. तो हम इंडक्टेंस उसी प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो अपने थ्रू चेंज को अपोज करती है. क्यों करती है वो चेंज को अपोज? क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर में फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होती है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, और वो इस तरह से होती है कि वो अपने थ्रू बदलाव को अपोज करती है. वही चीज़ हम इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इस कॉइल में करंट फ्लो किया है. ठीक है. तो जब करंट पास करेगा तो इसके कंपोनेंट्स होंगे आपके. सपोज़ ये करंट है तो इस करंट के दो कंपोनेंट्स होंगे. ठीक है. क्योंकि ये लैग तो करेगा ये, तो इसको मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकती हूँ. एक ये आपका कोर लॉस कंपोनेंट हो जाएगा और ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो इसके 90 डिग्री पे है. तो ये बेसिकली इंडक्टिव कंपोनेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जो कंपोनेंट है 90 डिग्री वाला, इसको हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं. मतलब जो फ्लक्स की डायरेक्शन होती है अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट पास करें तो वो इंडक्टिव वाले कंपोनेंट के डायरेक्शन में होगी, जो कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है. ठीक है. तो एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जब भी हम करंट पास कर रहे हैं किसी भी कॉइल में तो करंट की डायरेक्शन कुछ लैगिंग आएगी. ठीक है. तो उस करंट को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या ऐसे बोल लीजिए कि करंट के दो कंपोनेंट्स हैं. एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है और एक कोर लॉस कंपोनेंट है. मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इसके 90 डिग्री पे है वोल्टेज के. ठीक है. इसको ही इसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है. और जो दूसरा कंपोनेंट है ये कोर लॉस कंपोनेंट है. जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग हम ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री पे वोल्टेज के हमेशा. और जो इनका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो आपका
रिजल्टेंट नो लोड करंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे भी फेज़र डायग्राम देखेंगे। तो इंडक्शन मोटर को स्टडी करने से पहले एक बार ट्रांसफार्मर का केस देखते हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में बहुत सिमिलरिटी है। इंडक्शन मोटर में भी क्या है कि एक हमारा बाहर स्टेटर है और रोटर है। ठीक है, स्टेटर में हम 3 फेज़ सप्लाई देते हैं, जिस वजह से जो फ्लक्स है वो 3 फेज़ फ्लक्स जो होती है वो आपकी रोटेटिंग होती है। और जब ये रोटेटिंग फ्लक्स रोटर से लिंक करती है तो रोटर में करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और करंट्स इस डायरेक्शन में होंगे कि वो अपने थ्रू फ्लक्स कटिंग एक्शन को रिड्यूस करना चाहेंगे। तो इस पे जो फोर्स है, ठीक है, क्योंकि अब करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फ्लक्स में है, तो उस पर फोर्स लगेगी तो वो सेम डायरेक्शन में रोटेट कर जाता है जिस डायरेक्शन में हमारा रोटेटिंग फ्लक्स की जो डायरेक्शन है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर में इस तरह से एक आपका कोर है और इस पे हमने वाइंडिंग बाउंड करी होती है दोनों साइड, और एक साइड हम सप्लाई देते हैं और यहाँ पे ठीक है फ्लक्स जो है ये इसकी वजह से इसमें करंट्स प्रोड्यूस होंगे तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, और इसकी हमने इंडक्टेंस बढ़ाई है टर्न्स इंक्रीज़ करके, क्योंकि यहाँ पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, हमें फ्लक्स ज़्यादा चाहिए, फ्लक्स का ही काम है इधर सारा। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है वो आयरन कोर यूज़ किया है, तो आयरन कोर इजी पाथ प्रोवाइड करता है, तो फ्लक्स उस तक भी लिंक करेगी ज़्यादा। ठीक है, और जो लिंक नहीं करेगी वो आपको पता है लीकेज फ्लक्स है, तो इस वजह से यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर हम इसका फेज़र डायग्राम देखते हैं, ट्रांसफार्मर का फेज़र डायग्राम आपको याद होगा अगर, ठीक है, तो कैसे होता है। तो सबसे पहले एक वोल्टेज है जो हमने सप्लाई की, और वोल्टेज से इस यहाँ पे वोल्टेज दी तो करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये कॉइल जो है ये हमने इंडक्टिव बना रखी है काफ़ी, तो जो करंट होगा वो लैगिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इस करंट को भी हम ठीक है डिवाइड कर सकते हैं 2 कंपोनेंट्स में। एक आपका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, इसी करंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, किसी भी वेक्टर को हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस वाले को भी मैंने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक इसका ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एंड 1 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब जो ये वाला कंपोनेंट है जो 90 डिग्री लैग कर रहा है, ये आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। ठीक है, जो भी आपकी कॉइल है इसमें कुछ आपका इंडक्टेंस भी होगी और कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। जो फ्लक्स बन रही है वो इंडक्टिव कंपोनेंट की वजह से बन रही है। ठीक है, तो इंडक्टिव कंपोनेंट का करंट जो है वो 90 डिग्री लैगिंग होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इस वजह से ही हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से ही फ्लक्स बन रही है, तो ये आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। ओके, मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो है वो इंडक्टिव कंपोनेंट की वजह से ही है, तो ये 90 डिग्री हमेशा लैगिंग होता है। ठीक है, और ये हर एक कंडक्टर में होता है ये वाला कंपोनेंट। तो अब आप ये सोचेंगे कि मान लो कोई रेजिस्टर है, ठीक है, तो उसमें तो वोल्टेज के फेज़ में होता है करंट। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वोल्टेज ये है तो रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन भी यही होगी। पर जो प्रैक्टिकल केस है उसमें कोई भी अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इंडक्टेंस तो होता ही है, चाहे वो कम होगा। मतलब इसका चाहे बिल्कुल बहुत ही माइन्यूट सा कंपोनेंट होगा जो 90 डिग्री होगा, बट होगा ज़रूर। ठीक, तो वो ये मान लिया हमने। तो ये 2 कंपोनेंट्स होंगे। अब इनका रिजल्टेंट आप देखो, मतलब जो नेट करंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, मतलब ये बहुत कम होता है कि वो ऑलमोस्ट इन फेज़ ही आता है। ये तो मैं फिर भी यहाँ पे आपको दिख रहा है,
बट एक्चुअल में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये कंपोनेंट बहुत कम होता है, पर होता ज़रूर है क्योंकि फ्लक्स तो बनेगी ही। तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल बिल्कुल नेग्लिजिबली वेरी कर सकता है, ठीक है। तो यही है आपका रीज़न। बट यहाँ पे तो हम इंडक्टेंस का ही खेल है, तो हम जानबूझ के ज़्यादा वैसा बनाते हैं, कोर हमने इंसर्ट किया है और नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा बनाए हैं कि इंडक्टेंस हमारी इंक्रीज़ हो जाए उस सर्किट की। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव कंपोनेंट है वो कंसिडरेबल है। यहाँ पे हमें मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स ज़्यादा चाहिए, और मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जो है वो 90 डिग्री लैगिंग ही होगी, क्योंकि वो इंडक्टिव कंपोनेंट की वजह से ही है। वो मतलब दोनों या आप बोल इंटर रिलेटेड है। सो नाउ अब मैं इस फेज़र डायग्राम को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो अभी तक हमने देखा कि इस साइड ये करंट ड्रॉ किया इसने आई नॉट, जो वोल्टेज सप्लाई की, और इस आई नॉट के दो कंपोनेंट्स है, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और ये वाला हम कोर लॉस कंपोनेंट बोल देते हैं। और जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है वो वाला कंपोनेंट एक्चुअल में हमारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं होता है, ठीक है। और अब इसकी वजह से आपके ये जो यहाँ पे लिंक करेगा तो इधर वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, ओके। और वो कैसे होगी कि वो अपने कॉज को अपोज करेगी। तो इसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, जो वोल्टेज के बिल्कुल हम ऑपोजिट बनाते हैं फेज़र में। अब यहाँ पे क्या जैसा लोड होगा, इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव है या रेजिस्टिव है, उसके अकॉर्डिंग इसके लैग करेगा करंट। अब ये वाली वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, जो करंट है मान लो सपोज़ वो लैगिंग है, मोस्टली लैगिंग ही होता है क्योंकि, तो इससे करंट जो यहाँ पे सेकेंडरी करंट है वो इससे थोड़ा सा लैग करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। अब इसकी हमें पता है डायरेक्शन इसकी फ्लक्स के ऑपोजिट होती है इस करंट से, तो वो फ्लक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब पर नेट फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, तो इसी को हम इस साइड भी हम एक्सटेंड करते हैं कि अगर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो फिर यहाँ से प्राइमरी करंट और ड्रॉ करता है, ठीक है। मतलब ये I2 डैश प्राइमरी साइड में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इस तरह से हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो नेट करंट है यहाँ का वो अल्टीमेटली इस करंट और इस करंट का रिजल्टेंट बनेगा। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम देख लेते हैं क्या आएगा। पैरेललोग्राम लॉ से इसके पैरेलल और इसके पैरेलल बना दिया, तो ये आएगा जो नेट करंट है I1, और ये करंट और पावर फैक्टर, आपका सिस्टम पावर फैक्टर, ये हो गया वोल्टेज और इस करंट के बीच का एंगल, ओके। तो अब हम इंडक्शन मशीन का फेज़र डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं स्टेटर बनाया है मैंने, रोटर बनाया है। स्टेटर में हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से रोटेटिंग फील्ड बन रहा है, और वो फील्ड जो फ्लक्स है मतलब जो रोटर के साथ लिंक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी करंट्स बनेंगे और ये घूम जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिमिलरली वोल्टेज का फेज़र बनाया, और ये जो करंट है यहाँ पे उसका फेज़र कितना आएगा, क्योंकि ये एक क्या है, इंडक्टिव ही है, कॉइल है यहाँ पे, तो वो भी इससे लैगिंग आएगा, ठीक है। अभी मैं वो ड्रॉ करूँगी, बट यहाँ पे अब देखिए जो फ्लक्स है, जो ये फ्लक्स बन रही है उसको रोटर के साथ लिंक होना है, उसके लिए उसको एयर गैप को क्रॉस करना है, ठीक है। एयर गैप से होते हुए जाना है। तो एयर गैप जो है वो फ्लक्स को ईजी पाथ प्रोवाइड नहीं करता, तो आपको मतलब मैग्नेटाइजिंग जो करंट है इस केस में वो ज़्यादा ये खींचता है, ठीक है। तभी उतना पावरफुल ये फ्लक्स प्रोवाइड कर पाएगा कि वो एयर गैप क्रॉस करके उधर बनेगा, रोटर तक पहुंचेगा। तो इस केस में ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसको एयर गैप को क्रॉस करके जाना है। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो इंडक्शन मशीन है वो ज़्यादा ड्रॉ करती है। ये इसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे आपका कोर लॉस कंपोनेंट होगा जो कम होगा, और जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो आपका नो लोड करंट होगा, ठीक है। तो ये बनेगा।
ट्रांसफार्मर के केस में मैग्नेटाइजिंग करंट जो था वो कम था। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर का अगर मैं इसी में बनाऊँ तो थोड़ा कम आएगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में उसको कम करंट की ज़रूरत होगी फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर के केस में उसको कोर होता है, ठीक है, आयरन कोर होता है, तो फ्लक्स इजीली ट्रैवल कर जाती है, तो कम करंट में भी सफिशेंट फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है जिसकी वजह से फ्लक्स बन रही है वो ट्रांसफार्मर में कम होती है। तो अगर ट्रांसफार्मर का फेज़र डायग्राम में हम उससे उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, तो जो नेट इनका इसका और इसका रिजल्टेंट बनेगा ट्रांसफार्मर के केस में वो ऐसा बनेगा। देखिए, तो इंडक्शन मशीन के केस में देखिए जो ये वाला है ये वोल्टेज से ज़्यादा लैग कर रहा है, तो इसका पावर फैक्टर क्या है, ठीक है, ज़्यादा लैगिंग है, मतलब पुअर पावर फैक्टर है। और इस केस में जो एंगल है ट्रांसफार्मर का अगर मान लेते ये वाला होता तो ट्रांसफार्मर के केस में वो कम कर रहा होता, ठीक है, कम एंगल है, क्योंकि यहाँ पे आयरन कोर है तो कम करंट से भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगी। बट इस केस में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ज़्यादा ड्रॉ होता है, ठीक है। तो अब मैं ये इरेज कर रही हूँ जो मैंने ट्रांसफार्मर के लिए बनाया था। इंडक्शन मशीन का मतलब ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट है। अब बाकी फेज़र डायग्राम सिमिलर वैसे ही बनेगा कि इंडक्शन मशीन यहाँ पे फ्लक्स के की वजह से रोटर में वोल्टेज प्रोड्यूस होगी जो कि जो कॉज है उसके बिल्कुल अपोजिट होगी, और रोटर के करंट्स होंगे रोटर की इंडक्टेंस पे जो डिपेंड होगा। तो यहाँ पे मान लो ये रोटर के करंट्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अभी इसको आप भूल जाइए। तो अभी तक हमने जो ये वाला पावर फैक्टर था थीटा, ये था आपका नो लोड पे। नो लोड पे मतलब जब यहाँ पे अभी रोटर में कोई लोड हमने अटैच नहीं किया है, ठीक है। जब हम लोडिंग करेंगे, ठीक है, लोडिंग करेंगे तो अब मतलब रोटर करंट ड्रॉ करेगा ज़्यादा। तो जब करंट ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे करंट आएगा तो यही सेम करंट आपका प्राइमरी साइड भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे ये I2 है तो I2 डैश, ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर में हम फेज़र डायग्राम बनाते हैं। तो अब जो नेट करंट होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा। तो अगेन इन दोनों का हम रिजल्टेंट ड्रॉ कर लें पैरेललोग्राम से, तो वो इससे बनेगा, ठीक है, ये I रिजल्टेंट बनेगा। तो अब पावर फैक्टर कितना हो गया, इतना हो गया। नो लोड पे कितना था, इतना था, ठीक है। तो जैसे हमने लोडिंग की धीरे धीरे और हम लोड इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, तो मतलब और करंट बढ़ जाएगा, ये और करंट बढ़ जाएगा अगर, तो ये पावर फैक्टर और कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो अभी अगर लोड करंट कम हो जाए, मान लो इतना है लोड करंट, ओके, तो अब इसका जो कंपोनेंट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा वो इतना होगा इस साइड। तो ये है आपका लोड कंपोनेंट और ये नो लोड कंपोनेंट। तो इसका और इसका रिजल्टेंट कितना बनेगा उस टाइम, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, इतना आएगा, ठीक है। तो जब लोड करंट देखो कम है तो कितना एंगल है आपका वोल्टेज, और अब ये बना आपका रिजल्टेंट, ठीक है। जब हमारा ज़्यादा हो गया था लोड करंट, ठीक है, जब ये ज़्यादा था तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया था हमने, तो ये बना था रिजल्टेंट। तो इसमें जब कम लोड पे ज़्यादा एंगल है, ज़्यादा लोड पे एंगल कम हो रहा है। तो जैसे जैसे लोडिंग होती है वैसे वैसे पावर फैक्टर आपका थोड़ा इम्प्रूव होता है। नो लोड पे बहुत पुअर पावर फैक्टर होता है, लाइटली लोडिंग पे इंडक्शन मशीन्स में इन कंपैरिजन विद द ट्रांसफार्मर, क्योंकि उसमें ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ होता है। तो आई होप आपको थोड़ा बेसिक सा आइडिया पता लग गया हो। अगर आपको नहीं अभी समझ आया तो मैं कोशिश करूँगी हम एक सेपरेट वीडियो डिस्कस करें इंडक्टेंस से रिलेटेड। बट अभी के लिए हम सिर्फ कंक्लूड करेंगे कि ये चीज़ आपको नोट करनी है, एयर कैप की वजह से इंडक्शन मोटर में सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए अब ज़्यादा करंट मैग्नेटाइजिंग करंट लगेगा। So due to air gap, the magnetizing current is much larger in an induction motor. Okay, it is about 30 to 50% of the rated current. 30 से 50% जो करंट है, ठीक है, वो मैग्नेटाइजिंग होता है, ओके। और जैसा हमने डायग्राम में भी देखा था, the magnetizing component lags the voltage by 90 degree.
Since in an induction motor magnetizing component is large, hence the power factor is very low. ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें आपका पावर फैक्टर कम है, तो ये रीज़न है मेन। अब इसको आप ट्रांसफार्मर से कंपेयर कर सकते हैं कि आप सेपरेट से नोट लिख सकते हैं कि इन ए ट्रांसफार्मर मैग्नेटाइजिंग करंट इज 2 to 4% ऑफ रेटेड करंट। ठीक है, अब एक छोटा सा पैराग्राफ हम लोडिंग पे देखेंगे और साथ में एक फेज़र डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आपने रफ़ में तो वो देख लिया था पहले, ठीक है, डायग्राम बनाना, फेज़र डायग्राम। अब ड्रॉ कर, आप कॉपी में नोट्स के लिए ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। सबसे पहले वोल्टेज बनाइए, फिर उसके 90 डिग्री में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आएगा, और क्योंकि ये एक इंडक्शन मशीन है तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इसका ज़्यादा आता है और थोड़ा कम उसका कोर लॉस कंपोनेंट होता है। अब इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट करंट बनेगा वो आपका नो लोड करंट बनेगा। ठीक है, तो इसमें ये ज़्यादा एंगल पे होता है। अगर ट्रांसफार्मर होता तो उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट कम होता, सपोज़ इतना होना था। ये ड्रॉ मत करना आप, ये जस्ट समझ लो दोबारा से। तो जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों का रिजल्टेंट देखो इतना आना था, मतलब कम एंगल पे आना था इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट ऐसा है। अब इसकी वजह से ही फ्लक्स बनी है, इस फ्लक्स की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होगी रोटर में जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी। ठीक है, अब रोटर में जब लोडिंग होगी, ठीक है, तो रोटर में करंट्स प्रोड्यूस होंगे। ज़्यादा लोड होगा तो ज़्यादा रोटर में करंट प्रोड्यूस होंगे, तो मैंने ये रोटर का करंट बना दिया IR। अब यही रोटर का करंट से प्राइमरी में भी रिफ्लेक्ट होता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, उतना ही करंट और हमें सप्लाई से लेना पड़ता है। तो ये मैंने IR डैश से बना दिया। अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा उतना आपका स्टेटर में करंट ड्रॉ होगा। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह से अब ये आपका रिजल्टेंट बन गया IR। ठीक है, तो पहले कितना एंगल था, वोल्टेज और करंट में एंगल पहले ये था थीटा नॉट नो लोड पे। जैसे ही लोडिंग हुई तो एंगल कितना हो गया, रिजल्टेंट ये बन गया, तो एंगल इतना हो गया θ1। ठीक है, तो पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, फ्रॉम द फेजर डायग्राम वी कैन सी दैट एज द मोटर इज लोडेड पावर फैक्टर इम्प्रूव्स। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर पहले पावर फैक्टर कॉस ऑफ θ0 था, क्योंकि एंगल पहले θ0 था। ठीक है, और बाद में थीटा एंगल कम रह गया तो पावर फैक्टर अब इम्प्रूव हो गया, cos θ1 हो गया। तो दैट्स इट।